हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नकुल और आज हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 1 होने वाला है, जेई एक्सप्रेसवे सीरीज का। तो जो लोग चैनल पे नए हैं उनको बता दो यार कि इस सीरीज में हम पूरी जेई की फिजिक्स की थ्योरी कर रहे हैं फ्रॉम जीरो टू एडवांस। और इसके साथ साथ हम एरोडो के हर रेलेवेंट क्वेश्चन भी कर रहे हैं ताकि तुम्हारी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाए एडवांस लेवल तक। तो जो लोग चैनल पे नए हैं उनके लिए मेरा एक इंट्रोडक्शन, बाकी जो लोग पहले थे उनको पता ही होगा। ठीक है, तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं वीडियो को यार। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। तुम हेडिंग डाल सकते हो, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो अभी तक हम जितनी भी बातें कर रहे थे ना, जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरे टाइम हम क्या बोलते थे कि चार्ज जो है वो उसमें स्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब ही था कि चार्ज स्टैटिक है, यानी कि चार्ज एक जगह पर रुका हुआ है। ठीक है, तो हमने उसमें बात करी थी कि डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह हमने देखा था कि स्टैटिक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और फिर उसकी हमने बातें करी थी, बट अगर चार्ज मूव कर रहा हो तो क्या होगा। तो वही सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो चार्ज के मूवमेंट से प्रोड्यूस होता है करंट। ठीक है, इसीलिए चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट जो है बेसिकली चार्ज के मूवमेंट की वजह से प्रोड्यूस होता है। करंट की डेफिनेशन क्या है वो भी हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है, अब चार्ज मूव किस में होगा। ठीक है, चार्ज मूव वहां पर हो पाएगा जहां पर तुम्हारे पास चार्ज मूव किस फॉर्म में होगा। देखो, एक एटम के अंदर होते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो होते हैं हैवी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन है वो लाइट वेट होता है। तो इलेक्ट्रॉन अगर एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करेगा, यानी कि नेगेटिव चार्ज फ्लो करेगा, और चार्ज फ्लो करेगा तो करंट प्रोड्यूस होगा। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अगर फ्लो करें, एक जगह से दूसरी जगह पर फ्लो करें किसी कंडक्टर के अंदर, तो उसमें करंट प्रोड्यूस होता है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते किस में है, केवल कंडक्टर्स में होते हैं। ये हमने बात करी थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फर्स्ट लेक्चर में कि मटेरियल तीन टाइप के हो गए, तुम्हारे कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर अलग चीज है, उसमें चार्ज कैरियर्स कुछ डिफरेंट होते हैं, तो वो हम बात करेंगे जब हम सेमीकंडक्टर चैप्टर पढ़ेंगे तब। ठीक है, बहरहाल अभी तुम कंडक्टर इंसुलेटर की बात करो, तो इंसुलेटर वो मटेरियल्स होते हैं जिसमें तुम्हारे फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते हैं, और कंडक्टर्स वो मटेरियल्स होते हैं जिसमें तुम्हारे फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ये हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फर्स्ट लेक्चर में डेफिनेशन लिखी भी थी। तो सपोज अभी मेरे पास एक कंडक्टर है, मैं इसको किसी भी शेप का कंडक्टर हो सकता है। सपोज मैं एक ऐसे वायर टाइप का ले रहा हूँ। ठीक है, कंडक्टिंग वायर ले रहा हूँ। एक सेकेंड, क्या हो गया, एक सेकेंड। तो इस तरीके का मैं इसको थोड़ा सा थिकनेस के साथ दिखा रहा हूँ। ठीक है, एक सेकेंड। ये हमारे पास एक, सपोज, एक मिनट थोड़ा सा ढंग से बना लेते हैं। ये हो गया, ये कंडक्टिंग वायर है सपोज, है ना। ठीक है, कंडक्टिंग वायर है। अब इसके अंदर क्या होगा कि फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, जो कि कुछ भी ऐसे रैंडमली मूव कर रहे होंगे। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन ये है, ये सपोज इधर भाग रहा है, ये इधर भाग रहा है, ये इधर भाग रहा है, ये इधर भाग रहा है, क्योंकि रुके हुए तो नहीं हो सकते ये। ठीक है, ये इधर भाग रहा है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स के पास जो होंगे वो इस तरीके से कुछ रैंडम मोशन कर रहे होंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो अभी इसमें क्या कोई करंट प्रोड्यूस हुई है? नहीं। तो ऐसे तुमने देखा होगा, अगर कोई कंडक्टर भी तुम ले आते हो, तुम एक वायर को रखना, और उसमें अगर तुम ऐसे इसमें रखोगे, है ना, उसमें कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, कहने का मतलब। ठीक है, तो उसमें कोई करंट नहीं होगी भले वो कंडक्टर हो। ठीक है, इस तरीके से रैंडमली तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स ओरिएंटेड रहेंगे। ठीक है, तो कॉपी कर लेता हूँ, नीचे अगले फिगर में समझाता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा कंडक्टर। ठीक है, अब मैंने क्या किया ना, कि इस कंडक्टर को मैंने कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से, इस तरीके से। इस तरीके से मैंने इसके एक टर्मिनल को इधर से एक बैटरी से कनेक्ट किया, वी नॉट ईएमएफ की बैटरी सपोज। ठीक है, तो मैंने इसको कनेक्ट किया एक बैटरी से। अब जैसे ही मैं बैटरी से कनेक्ट करूंगा ना, होगा क्या, इसके इन दोनों एंड्स के बीच में एक वी नॉट का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अब क्या हुआ कि अगर जैसे मैं इसको अगर जीरो बोल दूं, तो ये एंड तुम्हारा अगर जीरो पर है तो ये तुम्हारा वी नॉट पर है। ठीक है, मैं अभी ग्राउंडिंग करके समझा दे रहा हूँ तुमको। सपोज मैंने यहाँ पे ग्राउंडिंग कर दी, तो मैं बोलूंगा इस एंड का पोटेंशियल है जीरो, इस एंड का पोटेंशियल है वी नॉट। तो बेसिकली तुम्हारे पास एक वी नॉट का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या होगा, इसके अंदर प्रोड्यूस होगी एक इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरीके से। समझ में आया। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स एक सर्टेन डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे। वो डायरेक्शन कोई गेस करना चाहेगा? जैसे ये वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टे डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, ऐसे, 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 ऐसे। ठीक है, इस तरीके से ये जो रैंडम मोशन कर रहे थे, ये सब के सब अब एक सर्टेन डायरेक्शन लेफ्ट साइड की तरफ भागने लगेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड
लेफ्ट टू राइट है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, तो इस तरीके से। तो एक बार मैं फाइनल फिगर बनाता हूँ इसका, तो होगा क्या। ठीक है, ये हमारी बैटरी ऐसे कनेक्टेड है। ठीक है, तो हुआ क्या, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन, ये वाले हटा रहा हूँ मैं। ठीक है, जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंगली एक सर्टेन ऑर्डर में भागने लगेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो जैसा मैंने कहा कि वी नॉट का पोटेंशियल डिफरेंस आया है, ये वी नॉट पर है, ये जीरो पर है, अगर मैंने इसकी ग्राउंडिंग कर रखी है तो इस तरफ है ना। तो ये वी नॉट पर है, ये जीरो पर है। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी इसके अंदर, जो कि इस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, मैं बाहर दिखा दे रहा हूँ क्योंकि मैंने ऊपर अंदर दिखा दी थी। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो जितने भी तुम्हारे फ्री इलेक्ट्रॉन इसके अंदर थे, ये एक दो तीन चार पाँच छः सात, ऐसे जितने भी थे, ठीक है, अभी डायग्राम में हम इतने ही दिखा सकते हैं। ये तुम्हारे फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये सब के सब लेफ्ट साइड की तरफ भागेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। पहला चैप्टर, पहला लेक्चर, सॉरी, पहला लेक्चर जो होता है हर चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो तुम्हारा बेसिक डेवलप कर रहा होता है। ठीक है, तो ये जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, इस तरीके से हमने बना लिए। ठीक है, ये हमने बना लिए। तो अब ये इस तरफ मूव करने लगे, तो अब नेट एक चार्ज का फ्लो होने लगा इस एंड से लेकर के इस एंड तक। ठीक है, तो बेसिकली अगर इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहा है, तो अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज बोलूँ तो किस तरफ फ्लो होगा। सपोज यहाँ से यहाँ तक कुछ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हुआ, तो मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए, उन्होंने कितना चार्ज कैरी किया, -1.10 × 10⁻¹⁹ कूलम एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज था, जितने भी हुए। ठीक है, तो वो जो चार्ज कैरी हुआ, नेगेटिव चार्ज इधर से इधर गया, तो मैं पॉजिटिव चार्ज अगर बोलूँ तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि कुछ क्यू चार्ज इधर से इधर गया होगा। ठीक है, यहाँ से वहां तक मूव किया होगा। ठीक है, कुछ क्यू चार्ज, तो सपोज इस पूरे में कुछ क्यू चार्ज इस तरीके से मूव किया होगा, समझ में आई बात। यहाँ से यहाँ तक क्यू चार्ज मूव किया होगा। ठीक है, तो एक चीज समझ में आई है, इलेक्ट्रॉन्स मूव हुए, उसकी वजह से तुम्हारा चार्ज फ्लो हुआ। बेसिकली मूव इलेक्ट्रॉन कर रहा है, नेगेटिव चार्ज इधर मूव कर रहा है, बट पॉजिटिव चार्ज इसका मतलब इधर फ्लो कर रहा है। ये बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये तुमने क्लास जब 10th में पढ़ा होगा तो भी सुना होगा। ठीक है, ये हो गया। अब सपोज मैं एक किसी कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन ले लूं, इस तरीके का मैं क्रॉस सेक्शन एरिया इसमें से कट कर लूं। देखो ऐसे लेता हूँ। ठीक है, एक सेकेंड, एक क्रॉस सेक्शन एरिया में इसमें से ऐसे कट कर लूं। बेसिकली मैं इसी कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन ले रहा हूँ यार, थोड़ा कैसे बनाऊं मैं, रुक जाओ एक मिनट, समझ जाना। ठीक है, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, इसी का मैंने एक ऐसे इसको, मतलब जैसे अगर ये कंडक्टर है सिलिंड्रिकल, अगर ये कंडक्टर है तो ऐसे काट के ये क्रॉस सेक्शन एरिया लिया है। ठीक है, सामने वाला, तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया है सपोज एक, है ना। तो अब जैसे चार्ज फ्लो होते चले जा रहे हैं, ठीक है, कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर फ्लो हो रहे हैं, यानी कि पॉजिटिव चार्ज इधर से इधर फ्लो होता चला जा रहा है। सपोज कुछ डेल्टा टी टाइम पीरियड में कुछ डेल्टा क्यू चार्ज फ्लो हो गया। ठीक है, कुछ क्यू चार्ज फ्लो हो गया, है ना। तो हम डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को, करंट जो होगा आई, वो होगा तुम्हारा डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। ये एवरेज करंट है फॉर अ टाइम पीरियड। तो एवरेज करंट को हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। ये तुमने क्लास 12th में, सॉरी क्लास 10th में भी ये फॉर्मूला तुमने सुना होगा कि डेल्टा टी टाइम पीरियड में कितना चार्ज फ्लो हो गया एक कंडक्टर से। तो उसके लिए हमने क्या किया, क्रॉस सेक्शन लिया। अब यहाँ से कितना चार्ज, जैसे अब सपोज मान लो 1 सेकंड में 4 इलेक्ट्रॉन फ्लो हो गए, तो बेसिकली 4 यूनिट पॉजिटिव चार्ज इधर से फ्लो हो गया ऐसे, है ना। तो 4 यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो गया, तो इसका करंट उस हिसाब से तुम लिख लोगे। ठीक है, डेल्टा क्यू जितना चार्ज फ्लो हुआ अपॉन टोटल कितने टाइम में फ्लो हुआ। अगर 1 सेकंड में 4 यूनिट चार्ज फ्लो हुआ, 2 सेकंड में 8 यूनिट चार्ज फ्लो होगा, तो करंट कितना हुआ, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, जो कि होगा 4/1 या 8/2, क्योंकि 4 ही आएगा फाइनली। ठीक है, तो इस तरीके से तुम एवरेज करंट लिख सकते हो। ठीक है, बट हो सकता है ये जो तुम्हारा क्यू है, ये डेल्टा क्यू है, ये कांस्टेंट ना हो, है ना। क्यू जो है वो फंक्शन ऑफ टाइम हो, है ना। मतलब अगर इस तरीके का कुछ हुआ, क्यू इजिकल टू 2t हो गया, है ना, तो डेल्टा, हाँ ठीक है, इस तरीके से 2t हो गया, तो t इक्वल टू 0 पर कोई चार्ज फ्लो नहीं हो रहा। ठीक है, t इक्वल टू 1 पर 2 यूनिट्स का चार्ज फ्लो हो रहा है, t इक्वल टू 2 पर 4 यूनिट्स का चार्ज फ्लो हो रहा है ना। तो चार्ज वेरी कर रहा है बेसिकली, जैसे हमने वो काइनेमेटिक्स में भी सारी चीजें की हुई इस तरह की। तो अगर वेरिएबल है q जो है तुम्हारा, वो टाइम का फंक्शन है, मतलब डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट चार्ज फ्लो हो रहा है। तो मैं तुम्हें बोलूंगा अगर तुम्हें इंस्टेंटेनियस करंट लिखनी हो, इंस्टेंट एट एनी इंस्टेंट, क्योंकि हर इंस्टेंट तुम्हारा ये जो डेल्टा क्यू है ना, पहले क्या हो रहा था कि पहले सेकंड में 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे, फिर दूसरे सेकंड ये वाले चल के 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, तीसरे सेकंड और 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे,
इस तरीके से तुम्हारा हर सेकंड चार चार इलेक्ट्रॉन इसमें से पास हो रहे थे। बट अब क्या हुआ, पहले सेकंड चार आ रहे हैं, दूसरे सेकंड सपोज छह आ रहे हैं, तीसरे सेकंड तुम्हारे 10 आ रहे हैं, है ना। ऐसे ही हर टाइम के साथ कितना चार्ज फ्लो हो रहा है ना, वो चेंज होता चला जा रहा है। ठीक है, वो कुछ भी रीजन से हो सकता है। तो अब हर इंस्टेंट पर करंट अलग अलग होगी। ठीक है, ऐसे कांस्टेंट करंट थी अगर ये एक चार्ज कैरियर नंबर ऑफ जितने भी चार्ज तुम्हारा पास हो रहा है एक टाइम इंटरवल में, अगर वो कांस्टेंट रहता है तो करंट भी कांस्टेंट होती है। बट अब अगर तुम्हारा हर समय तुम्हारा ये क्या कहते हैं चार्ज वेरी कर रहा है, तो करंट चेंज हो जाएगी। और इंस्टेंटेनियस करंट हम किसी एक इंस्टेंट पर डिफाइन करेंगे फिर, जैसे तुम्हारा काइनेमेटिक्स में स्पीड और इंस्टेंटेनियस, सॉरी, इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड होती थी उस तरह की। तो इंस्टेंटेनियस करंट जो तुम्हारी होगी आई, वो होगी बेसिकली डी क्यू बाई डी टी, है ना। छोटे टाइम इंटरवल में फ्लो हुआ छोटा सा चार्ज। ठीक है, ये हम कर चुके हैं मेरे ख्याल से। अभी कैसे आए तो बेसिक, तुम्हारा बेसिक मैथ का लेक्चर हो जाएगा फिर तो। ठीक है, समझ में आ गया होगा तुम्हें कि आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी होता है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन ऑलवेज सही नहीं है, क्योंकि क्यू जो है वो हमेशा जरूरी नहीं है कि डेल्टा क्यू हमेशा कांस्टेंट हो। ठीक है, अलग अलग इंस्टेंट पर अलग अलग डेल्टा क्यू हो सकता है। तो उस हिसाब से तुम्हारा एक इंस्टेंट पर तुम लिखना चाहो तो आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी इस तरीके से तुम लिख सकते हो। तो ये होती है करंट की डेफिनेशन, इंस्टेंटेनियस करंट हमने बता दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बस करंट की डेफिनेशन समझ गए। अब इसके बाद इसमें अगला आता है ओम्स लॉ। इसकी स्टेटमेंट मैं लिखवाऊंगा नहीं, बट बता दे रहा हूँ, क्योंकि स्टेटमेंट कोई बोर्ड का एग्जाम तो हम दे नहीं रहे। मतलब पता होना चाहिए क्या होता है। ठीक है, बाकी तुम्हें समझाता हूँ मैं। ठीक है, अब हमने बोला था कि अगर तुम्हारा एक कंडक्टर है ना, जैसे बनाता हूँ, अब मैं थोड़ा सा ऐसे रफ फिगर बना रहा हूँ। इस तरीके का कंडक्टर था। हमने बोला था जब तक इसमें हमने कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया है ना, तब तक कोई करंट फ्लो नहीं होगी। बट हमने पोटेंशियल डिफरेंस अगर अप्लाई किया, सपोज हमने इस पे एक वी नॉट की बैटरी लगाई, तो तुम्हारी करंट इधर से इधर, मतलब बेसिकली चार्जेस फ्लो होना चालू करेंगे, तो करंट फ्लो होगी, है ना। जो करंट कैसे लिखी जाएगी, आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, जो हम ऊपर देखते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो हमने एक चीज बोली थी कि जो तुम्हारा अगर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे तो करंट फ्लो होगी। अब एक चीज और, अगर तुम पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा अप्लाई करोगे, अगर 1 वोल्ट है तो करंट कुछ होगी, 2 वोल्ट है तो करंट कुछ और होगी। और जाहिर सी बात है कि जो 2 वोल्ट पर करंट होगी वो 1 वोल्ट वाली करंट ज्यादा होगी। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे उतना ज्यादा तुम्हारा करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो बेसिकली हम एक चीज कह सकते हैं कि जो तुम्हारा करंट है आई, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तुम्हारे वी से, है ना। यही है तुम्हारा ओम्स लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, ये बस डेफिनेशन है, बस ध्यान रखना। बाकी जनरली जेई के क्वेश्चन में टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट ही होता है यार, वो थोड़ी वेरी कर देंगे। कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर तुम्हारा आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी होता है। मतलब कितना करंट फ्लो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कितना पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई किया। दिस इज सिंपल ओम्स लॉ। ठीक है, अब इसको हटाने के लिए हम एक प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए हम इसको लिखते हैं वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो इसको हटाने के लिए हम लिखते हैं वी इक्वल टू आई आर। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ये आया आर। तो ये आर क्या होता है भाई, ये होता है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। ठीक है, वी इक्वल टू आई आर, दिस इज योर ओम्स लॉ। तो तुम्हारा रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर होता है ये आर। ठीक है, रेजिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, सपोज मैं आई लिख रहा हूँ तो वो होगा तुम्हारा वी बाय आर। अब मेरे पास दो कंडक्टर हैं। ठीक है, एक है कंडक्टर वन, एक है कंडक्टर टू। ठीक, दोनों के अक्रॉस मैंने 20 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस सपोज अप्लाई किया है ना। तो अगर इसकी रेजिस्टेंस मैं बोल दूं 5 ओम है, इसकी यूनिट ओम होती है, उस पर हम आएंगे आगे। और इसकी रेजिस्टेंस मैं बोल दूं 10 ओम, तो इसका जो करंट आएगा वो आएगा तुम्हारा 4 वोल्ट। और इसका जो करंट आएगा तुम्हारा वो आएगा 4 एम्पियर। करंट की यूनिट एम्पियर होती है, अभी हम आएंगे करंट पर। ठीक है, और इस पर इसका करंट आएगा तुम्हारा 2 एम्पियर। तो करंट किसमें ज्यादा हुआ, जिसकी रेजिस्टेंस कम थी ना उसमें करंट ज्यादा फ्लो हुआ, और जिसमें रेजिस्टेंस ज्यादा थे उसमें करंट कम फ्लो हुआ। तो रेजिस्टेंस एक मेजर है कि कितना करंट के फ्लो को अपोज कर रहा है वो। ठीक है, और इनफाइनाइट रेजिस्टेंस नहीं होती, है ना। वो हम कंसीडर कर लेते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, बट कोई भी वायर ऐसा प्रैक्टिकली तुम नहीं देखोगे कि इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा। तो जितना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उतना करंट के फ्लो को अपोज करेगा वो, और उतनी करंट कम होगी। ठीक है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। तो इस तरीके से तुम रेजिस्टेंस को समझ सकते हो। ठीक है, यही है यार। अब आगे बढ़ते हैं।
अब रेजिस्टेंस हर कंडक्टर की कैसे लिखी जाती है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस जो होती है तुम्हारी, वो डिफरेंट कंडक्टर्स के लिए तुम निकाल सकते हो। उसका एक फॉर्मूला होता है, आर इक्वल टू रो एल बाय ए। इसमें ये रो एल और ए क्या क्या है समझा रहा हूँ अभी। सपोज ये तुम्हारा एक कंडक्टर है, इस तरीके का। ये तुम्हारा कंडक्टर हो गया, जिसमें इसकी ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, इसको मैं बोल रहा हूँ एल, ठीक है। ए क्या है, इस क्रॉस सेक्शन का एरिया, मतलब इसका क्रॉस सेक्शन एरिया बेसिकली। ए ये हो गया, है ना। तो एल लेंथ हो गई, लेंथ, ये क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। और रो क्या है, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी, ये होती है प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। तो जिस मटेरियल का तुम्हारा कंडक्टर है, उस पर डिपेंड करेगा कि उसकी रेजिस्टिविटी कितनी है। जैसे किसी मतलब डिफरेंट मेटल्स की डिफरेंट रेजिस्टिविटी हो सकती है, ठीक है। तो वो मटेरियल पर डिपेंड करता है कि तुमने किस चीज का, जैसे गोल्ड का वायर यूज किया है या कॉपर का वायर यूज किया है, सिल्वर का वायर यूज किया है, तो उन सबकी रेजिस्टिविटी अलग अलग होगी। तो वो एक मैटर हो गया। जैसे सेम लेंथ और सेम क्रॉस सेक्शनल के वायर ले लो तुम, कॉपर के और गोल्ड के, तो दोनों में तुम्हें क्या रेजिस्टेंस सेम मिलेगी? नहीं। डिफरेंस क्या लेके आएगा, ये रो। रो क्या है, रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टिविटी प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होती है। और ये तुम्हें क्वेश्चन में गिवन होगी, जब भी तुम्हें क्वेश्चन दिया जाएगा इस तरीके से निकालने का, तो ठीक है। तो रो होती है तुम्हारी रेजिस्टिविटी, जो कि होती है तुम्हारी प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ठीक है। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो अब तुम रेजिस्टेंस लिखना सीख गए। अब एक क्वेश्चन देता हूँ तुमको मैं। एक तुम्हारे पास वायर था, ठीक है, इस तरीके का। ये यार छोड़ो, मैं बोल देता हूँ सीधे। अ वायर ऑफ लेंथ एल एंड क्रॉस सेक्शन एरिया हैज रेजिस्टेंस आर, ठीक है। इफ, इस तरह के क्वेश्चन तुम्हें जेई मेन में बहुत देखने को मिल जाएंगे। वायर इज स्ट्रेच्ड टू डबल इट्स लेंथ, फाइंड इट्स रेजिस्टेंस आफ्टर स्ट्रेचिंग। अब मैं बताता हूँ इसमें गलती क्या होती है ना। तो पहले वाले में तुम्हारे एल दिया है, रेजिस्टेंस आर है, तो आर जो है वो रो एल बाई ए हुई होगी, ठीक है। रो उस वायर की प्रॉपर्टी का जो भी है, ठीक है, उस हिसाब से आर के टर्म में तुम्हें बेसिकली फाइनल रेजिस्टेंस का आंसर देना है। तो लोग क्या सोचते हैं, अच्छा स्ट्रेच किया है, लेंथ डबल किया है, तो मैं सिंपली इसी फॉर्मूले में एल की जगह टू एल कर देता हूँ, तो आर तुम्हारा आ जाएगा टू रो एल ए। तो टू रो एल बाई ए, क्योंकि टू आर के बराबर हो जाएगा। क्या ये आंसर है? नहीं। यहाँ क्या गलती हो गई भाई? गलती ये हुई कि तुम्हारा ये वायर था सपोज, बट अब मैं वायर बनाना पड़ेगा मेरे को ढंग से। सपोज ये तुम्हारा वायर था, इसकी लेंथ थी एल, यहाँ से यहाँ तक, क्रॉस सेक्शन एरिया था ए। अब मैंने कहा इसको तुम्हें पकड़ के खींचा। जब तुम खींचोगे भाई, तो ये स्ट्रेच करेगा। मतलब सपोज अब इसकी लेंथ कुछ बढ़ गई, और लेंथ को हमने फाइनली बोला था 12 हो गई। तो अब क्या ये थोड़ा पतला नहीं हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका कम हो जाएगा, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया भी चेंज हुआ, बट हमने जो ये ऊपर किया है इसमें हमने क्रॉस सेक्शनल एरिया ए ही ले लिया है। क्या ए होगा? नहीं, ए से कम होगा। क्योंकि जब तुम खींचोगे ना, क्योंकि मटेरियल तो वही है भाई, एक्स्ट्रा मटेरियल तो बन नहीं जाएगा वहां पर, है ना। एक्स्ट्रा कंडक्टिंग मटेरियल तो आ नहीं जाएगा, मटेरियल वही है। जब लेंथ बढ़ाओगे तो एरिया कम होगा, तो वो थोड़ा सा ऐसे पतला सा हो जाएगा, ठीक है। अब एरिया कितना कम होगा, सपोज इसका नया एरिया ए डैश हो गया, तो एक चीज देखोगे, कुछ भी हो, क्या चीज, क्या यहाँ पे कोई वॉल्यूम का चेंज हो सकता है? नहीं। जितना मटेरियल था मटेरियल उतर जाएगा, तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट रहना चाहिए। तो मैं बोल सकता हूँ वी इनिशियल इक्वल टू वी फाइनल। इनिशियल वॉल्यूम मैं बोलूंगा अगर, तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है और लेंथ 12 है, तो क्या मैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ, इसका वॉल्यूम वी इनिशियल जो है वो ए इंटू एल नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ, ठीक है।
और इसका वॉल्यूम अगर मैं लिखना चाहूंगा तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए डैश और इसकी लेंथ है 2l। तो मैं अब यहाँ से बोलूंगा ए इंटू एल इक्वल टू ए डैश इंटू 2l। जैसे ही मैंने ये किया, एल से एल कैंसिल आउट, तो ए डैश की वैल्यू आ गई A/2। तो अब हमारा इस वाले वायर की अगर मैं रेजिस्टेंस लिखना चाह रहा हूँ तो वो होगा रो, इसकी लेंथ कितनी है 2l बाई ए डैश, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो हो जाएगा रो इंटू 2l बाई ए डैश की वैल्यू तुम्हारी है A/2। यानी कि ये आएगा, नेक्स्ट नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूँ, ये आएगा 4 ρl/a, यानी कि 4r के बराबर। ये है तुम्हारा सही आंसर। तो ये 2r गलत है, क्योंकि यहाँ पर हमने एरिया क्रॉस सेक्शन सेम ले लिया, ऐसा नहीं हो सकता। अगर लेंथ बड़ा होगा तो एरिया क्रॉस सेक्शन घटेगा। क्या चीज कांस्टेंट रहेगी, वो है वॉल्यूम। ठीक है, तो वी इनिशियल इक्वल टू वी फाइनल करोगे तो तुम्हें फाइनली ए डैश जो नया क्रॉस सेक्शनल एरिया मिलेगा वो मिलेगा तुम्हें A/2 के बराबर। इस तरीके से तुम 4r लिख लो। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये तो तुमने समझ लिया। अब एक क्वेश्चन है, तुम्हें मैं एक कंडक्टर दे रहा हूँ, एक वायर टाइप का ही है। ठीक है, तो मैंने अब इस तरीके का तुम्हें कंडक्टर एक दे दिया। ठीक है, एक वायर है जिसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। ठीक, अब मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें मैं तुम्हें देता हूँ। तो इसके, तो यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस है, दिस इज इक्वल टू h। ये h की मैंने, जो इस ऊपर वाले फाइनल वाले का क्रॉस सेक्शनल एरिया, एरिया तो नहीं, इसका रेडियस गिवन है R2, इसका एरिया रेडियस गिवन है R1। ठीक है, सपोज एक इसकी मैं एक्सेस बना दे रहा हूँ ऐसे ही, इस तरीके से। ठीक है, तो अब मेरे से पूछा कि इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, ये बताओ। ठीक है, तो कैसे बताओगे भाई? तो एक चीज देखो, रेजिस्टेंस तुम्हारा क्या लिखा था हमने ऊपर, R = ρl/a लिखा था। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रही है ना, कि ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हर सेकंड वेरी कर रहा है। यहाँ पर R1 है, यहाँ पर R2 है, यहाँ पर कुछ और 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 है। तो रेडियस कंटिन्यूअसली वेरी कर रहा है, उसकी वजह से एरिया कंटिन्यूअसली वेरी कर रहा है। तो तुम ऐसे नहीं लिख सकते इसकी रेजिस्टेंस। ठीक है, बट अगर मैं ऐसा कहूँ, एरिया वेरी कर रहा है ना, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, एक्स डिस्टेंस जाता हूँ, और यहाँ पर एक ऐसे डीएक्स टाइप का एलिमेंट ले लेता हूँ। ये बेसिकली क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, एक मतलब क्रॉस सेक्शन काटा है उस तरीके का समझ लेना। ठीक है, इस तरीके का मैं एक एलिमेंट ले लेता हूँ। ठीक है, और इसकी मैं थिकनेस बोल देता हूँ सपोज कुछ dx। ठीक है, तो इसका तो एरिया कांस्टेंट होगा, सपोज ये हाइट को मैं इस रेडियस को कुछ बोल दे रहा हूँ y, है ना। तो इसका तो एरिया जो होगा, एरिया ये बोल दूं इसको सीधे, है ना, या इसका एरिया बोल दूंगा सीधे। इसका जो एरिया होगा वो होगा, कितना होगा भाई, पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, पाई वाई स्क्वायर। क्या ये नहीं हो जाएगा? और वाई तो कांस्टेंट है इसके लिए। ठीक है, तो इसका एरिया कांस्टेंट है, और इसकी लेंथ कितनी है। अब अगर इसमें छोटे से एलिमेंट की रेजिस्टेंस लिखना चाहूँ dr, तो वो क्या, रो इंटू इट्स लेंथ, कितनी है इसकी लेंथ, हमने बोला था ये है dx। ठीक है, लेंथ है dx, और एरिया कितना है, पाई वाई स्क्वायर। ये लिख दिया मैंने। अब मैं इसको अगर इंटीग्रेट कर दूं, इंटीग्रेशन dr कर दूं, तो मुझे टोटल रेजिस्टेंस मिल जानी चाहिए भाई। बट अब इसमें प्रॉब्लम है कि जो है यहाँ पर रो कांस्टेंट है, वाई कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट है। हमने लिमिट ये इंटीग्रेट हम करेंगे dx के साथ में, बट ये y जो है हर बार वेरी कर रहा है, तो हमें y को चेंज करके कुछ x के टर्म्स में लाना पड़ेगा। अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो हम इसको इंटीग्रेट कर पाएंगे। अब कोशिश करते हैं भाई। ठीक है, उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ ना, कि मैं यहाँ से बना रहा हूँ एक लाइन। ये लाइन जब मैंने बनाई, तो अगर मैं इस वाले ट्राइंगल को लूँ, अगर मैं इसको बोल रहा हूँ ए, इसको मैं बोल रहा हूँ, इस पॉइंट को बोल रहा हूँ बी, और इस पॉइंट को बोल रहा हूँ बी सी, तो ये जो ए सी का स्लोप है ना, एम ऑफ ए सी, ए सी का स्लोप कैसे लिखूंगा मैं, ये क्या, इस ये देखो ये कितना हो जाएगा, देखो ये वाली लेंथ जो है BC, ये क्या R2 - R1 हो जाएगी, बताना ध्यान से, क्योंकि ये पूरा है R2 और ये है R1, R1। तो ये वाली लेंथ कितनी हो गई, R2 - R1, वो मैंने यहाँ पे बनाई हुई है। ठीक है, तो ये लेंथ तुम्हारी हो गई R2 - R1। ठीक है, और ये तुम्हारी यहाँ से यहाँ तक कितनी है, AB, AB, A से B के बीच की डिस्टेंस,
ये है एच जो तुम्हारे यहाँ पे गिवन है। तो क्या एसी का स्लोप R2 - R1/h नहीं लिख सकता हूँ मैं? लिख सकता हूँ भाई। ठीक है। और अब मैं अगर इस छोटे वाले ट्राइंगल पे आऊँ, है ना, सपोज इस पॉइंट को मैं बोलता हूँ पी, तो जो एसी का स्लोप है वही एपी का स्लोप है, क्योंकि सेम ही लाइन का सेगमेंट है एपी, है ना। तो एम ऑफ एपी अगर मैं अब लिखना चाहूँ, तो उसको सिंपली मैं लिख सकता हूँ y - R1, क्योंकि ये वाली लेंथ कितनी होगी, ये क्या y - R1 होगी। क्यों? वही सेम लॉजिक, ये पूरा y है, सॉरी रेड कलर ले लेता हूँ, ये पूरा y है और ये R1 है, तो ये वाली लेंथ, ये जो बीच का ये वाला बचा है, ये y - R1 हो गया। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कैसे किया है। ठीक है, तो इसको मैं लिखूंगा y - R1 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आएगा, ये स्लोप होगा तुम्हारा दिस अपॉन दिस ना। तो जो ये वाली लेंथ है, ये वाली, ये क्या x के बराबर है, ये देखो x ही तो है, यहाँ से x डिस्टेंस पे जाके हमने एलिमेंट लिया है। तो y - R1 अपॉन x। ठीक है, और ये दोनों है इक्वल। जैसे इसको इक्वल करोगे, तुम बोलोगे R2 - R1 अपॉन h इज इक्वल टू y - R1 अपॉन x। क्लियर? यहाँ से लिखोगे y - R1 इक्वल टू R2 - R1 अपॉन h इंटू x। तो y की वैल्यू हो जाएगी R1 प्लस R2 - R1 अपॉन h इंटू x। ये y की वैल्यू आ गई। और हमने dr क्या लिखा था, रो डी एक्स बाई वाई स्क्वायर। जरा y की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं भाई, तो ये हो जाएगा रो डी एक्स अपॉन y की वैल्यू अगर मैं रखूंगा तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2 - R1 अपॉन h इंटू एक्स, इस पूरे का होल स्क्वायर। अब तुम ध्यान से देखो, अब ये जो dr का एक तुम्हारा एक्सप्रेशन बना है, इसमें तुम्हारा रो कांस्टेंट है, R1 कांस्टेंट है, R2 कांस्टेंट है, R1 कांस्टेंट है, h कांस्टेंट है, बस dx है और x है। तो अपना ये काम हो चुका है। बट अब इसको इंटीग्रेट कैसे करें, तो अब यहाँ पे मैथ बचती है तुम्हारी। इस पूरे को मैं बोलता हूँ t। तो मैं बोला t इक्वल टू R1 प्लस R2 - R1 इंटू एक्स बाई एच। दोनों साइड डिफरेंशिएट करोगे, जैसे मैं dt बाई dx लिख लेता हूँ, जैसे dt इज इक्वल टू जीरो, इसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, प्लस इसका हो जाएगा R2 - R1/h इंटू डी एक्स, है ना। या तुम ऐसे समझ लो, अगर तुम्हें समझ में आ रहा तो ये ऐसे देख लो, dt बाई dx मैंने किया तो मेरे को ये मिला, क्योंकि ये कांस्टेंट हो गया और ये इसका डिफरेंशिएशन किया तो ये आ गया। तो यहाँ से मैं dx की वैल्यू लिख सकता हूँ dt इंटू में h अपॉन R2 - R1। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया, मेरे ख्याल से क्लियर है। ठीक है, सिंपल मैथ है ये। इसको मैं वहां ऊपर पुट करता हूँ। तो डी आर की वैल्यू मैं लिखने जा रहा हूँ फिर से। डी आर मैंने लिखा था रो, dx की वैल्यू मैंने यहाँ से ले ली, कितनी, ये dt इंटू में h अपॉन R2 - R1, और अपॉन में क्या था भाई, टी स्क्वायर, ये टी ले लिया था तो यहाँ पे टी स्क्वायर और आ जाएगा। क्लियर? जरा कांस्टेंट अब दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दो। लिमिट में बाद में लगाऊंगा, क्यों, वरना मेरे को अभी टी पे लिमिट लगानी पड़ेगी। मैं इसको पूरा इंटीग्रेट करने के बाद टी को वापस से रिप्लेस करूंगा इसकी ओरिजिनल वैल्यू रख के, यहाँ पे ये वाली वैल्यू रख के, फिर मैं एक्स पे लिमिट लगाऊंगा। ठीक है, ये हो गया। कांस्टेंट चीजें बाहर निकालो भाई, रो एच बाय R2 - R1, ये मैंने बाहर निकाल लिया। अच्छा, एक चीज हम मिस करते जा रहे हैं क्या, हाँ, ये वाई पाई वाई स्क्वायर था, यहाँ पे पाई हर जगह हम मिस कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया, यहाँ पर पाई आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर भी पाई आना चाहिए, ये पाई हम एक मिस कर रहे थे। ठीक है, इंटीग्रेशन डी टी बाई टी स्क्वायर। तो 1/t² का इंटीग्रेशन -1/t होगा। मैं इसको लिख सकता हूँ रो एच बाई पाई R2 - R1 -1/t। -1 को बाहर निकालूंगा, मैं फिर लिखूंगा माइनस रो एच बाई पाई R2 - R1 इंटू 1/t। अब जरा मैं टी की वैल्यू रख देता हूँ, माइनस रो एच बाई पाई R2 - R1। टी की वैल्यू मैं यहाँ से रख देता हूँ, कितनी थी, अच्छा इसको मैं एक बार थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, R1h प्लस R2 - R1 इंटू एक्स बाई, ठीक है, एलसीएम ले लिया। तो 1/t यहाँ से लिख लो, जब ये t है तो 1/t होगा h अपॉन R1h प्लस R2 - R1 इंटू एक्स, R1h प्लस R2 - R1 इंटू एक्स। क्लियर? ये रख दिया। अब मैंने ऐसा क्यों किया, अब मैं लिमिट लगाऊंगा। x की लिमिट मैं कहाँ से दूंगा कहाँ तक, ये देखो, मेरा चालू हुआ था यहाँ से, ये जीरो है, ये लिमिट कितनी होगी,
एच हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से हम एच तक आए हैं, ठीक है। तो जीरो से एच में एक्स की लिमिट दे सकता हूँ सिंपली। तो जीरो से एच में एक्स की लिमिट दूंगा। मैं इसको ऐसे रखता हूँ, माइनस रो एच बाई पाई आर टू माइनस आर वन। जब एच रखूंगा तो बनेगा एच अपॉन आर वन एच प्लस आर टू एच माइनस आर वन एच। ठीक है, इसको मैंने ब्रैकेट खोल दिया, एक स्टेप एक्स्ट्रा किया है। माइनस एच अपॉन आर वन एच, और ये प्लस बनेगा जीरो। तो ये हटा दिया मैंने, कुछ नहीं, क्योंकि एक जीरो है। ये बना एच 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 कैंसिल आउट, एच एच कैंसिल आउट, तो यहाँ से मैं लिखूंगा इक्वल टू माइनस पाई एच, अब माइनस रो एच अपॉन पाई आर टू माइनस आर वन, अंदर आएगा आर वन प्लस आर टू माइनस आर वन, तो वन बाई आर टू माइनस वन बाई आर वन। क्लियर। माइनस अंदर ले लेता हूँ, मैं काम करता हूँ, रो एच बाई पाई आर टू माइनस आर वन इंटू में वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू। ये है तुम्हारा रेजिस्टेंस का वैल्यू, क्योंकि हम ये इंटीग्रेट कर चुके हैं ना, इंटीग्रेशन टी आर, तो यहाँ से रेजिस्टेंस देगा। ठीक है, ये रेजिस्टेंस का वैल्यू है बेसिकली। ये हो गया। थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, रो एच बाय पाई आर टू माइनस आर वन इंटू में आर टू माइनस आर वन अपॉन आर वन आर टू, एलसीएम ले लिया। ये आर टू माइनस आर वन आर टू माइनस आर वन से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपना आंसर आएगा रो एच बाय पाई आर वन। ये होगा रेडियस, सॉरी रेडियस, सॉरी रेडियस रेजिस्टेंस, तो ये होगा रेजिस्टेंस। तो इस तरीके से तुम एक एलिमेंट का रेजिस्टेंस निकाल करके और पूरी कंडक्टर का एलिमेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, अगर वेरिएबल कुछ भी दिया हुआ है। ठीक है, वेरिएबल जैसे इसमें वेरिएबल तुम्हारा क्या कहते हैं, एरिया था। ठीक है, मतलब वेरिएबल रेडियस था, उसका वेरिएबल एरिया था। ठीक है, अब एक दो क्वेश्चन और देखते हैं इसमें। हाँ, सपोज तुम्हारे पास एक इस तरीके का कंडक्टर है। ठीक है, इसकी एक्सिस बना देता हूँ सिलेंडर की। पहले फिगर मेरे को बना लेने दो, फिर मैं बताता हूँ, समझाता हूँ। ठीक है, तो है ये। हम्म, तो इस तरीके का तुम्हारा ये फिगर गिवन है। ठीक है, तुम्हारे पास एक कंडक्टर है जो इस सिलिंड्रिकल शेप में है। ठीक है, इस तरीके का। एंड सपोज ये है कंडक्टिंग मटेरियल, मतलब ये हॉलो सिलेंडर टाइप का है। ठीक है, ये बीच वाला हॉलो है आर वन, इसका रेडियस है आर वन, और ये बाहर वाले का रेडियस है आर टू। ठीक है, बीच, और ये हॉलो सिलेंडर टाइप का है। तो ये जो बाहर वाला एरिया है, मतलब हॉलो पाइप टाइप का, तो इस थिकनेस में ये है तुम्हारा पूरा कंडक्टिंग मटेरियल भरा हुआ। समझ में आ रहा है ना? मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया, इस तरीके का है तुम्हारे पास सिलेंडर, सिलेंड्रिकल पाइप टाइप की हॉलो, है ना। आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके का तुम्हारे पास गिवन है। अब तुमसे बोला ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी। तुमसे बोला फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। मतलब सब कनेक्शन का खेल है। अगर मैं यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर देता ना, तो तुम्हारा ये लेंथ हो जाता और ये वाला एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाता। बट अब मैंने कनेक्ट कैसे किया, ऐसे। तो अब मेरा लेंथ क्या होगा यहाँ से यहाँ तक, और क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा। अगर मैं एक एलिमेंटल सिलेंडर लेता हूँ, तो इस पूरे सिलेंडर का एरिया, मतलब एक छोटा सा सिलेंडर, मतलब यहाँ अब मैं कैसे समझा रहा हूँ, इसमें एक एलिमेंट लेंगे हम, यहाँ से कुछ चलेंगे, ये चलो सेंटर से चलते हैं, है ना। सेंटर से हम सपोज कुछ एक आर पर आए, और हमने एक सिलेंडर ऐसे एलिमेंटल सिलेंडर लिया। ठीक है, इसकी थिकनेस कितनी है भाई, टी आर। ठीक है, इस तरीके का एलिमेंटल सिलेंडर लिया, समझ रहे हो इसका मतलब, समझना। इस तरीके का एक सिलेंडर ही ले लिया पूरा का पूरा।
फिगर कंप्लीट करने दो मेरे को, मैं समझाता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा फिगर ऐसे ही बन रहा है, थोड़ा सा मेरे ख्याल से तुम्हें थोड़ा सा विजुलाइज करना पड़ेगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा वरना। ठीक है, इस तरीके का हमने एक छोटा सा एलिमेंटल सिलेंडर ले लिया। इसका मतलब समझे? एक क्या कोई चीज होती है, यहाँ पे तो मैं समझाता। ठीक है, बेसिकली हम यहाँ से कुछ, अगर ये सिलेंडर है तो हम यहाँ से कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया में देखो, तो यहाँ से मैं कुछ इस तरीके का सिलेंडर है। ठीक है, ये दो क्रॉस सेक्शनल एरिया, दो सर्कल है। ठीक है, इधर और इधर, तो इनके बीच में पूरा एलिमेंट भरा, तो मैं यहाँ से इनके बीच का कोई एक रेडियस मैंने पकड़ा, आर रेडियस, और वहां पर एक सिलेंडर ले लिया जिसकी क्या कहते हैं, ये जो थिकनेस है ये है डी आर, और बाकी सब कुछ ओरिजिनल सिलेंडर जैसा ही है। ठीक है, बाकी पूरा ओरिजिनल सिलेंडर जैसे ही है, लेकिन थोड़ा विजुलाइज करना पड़ेगा तभी तुम्हें समझ में आएगा। ठीक है, ये हो गया। अगर अब मैं इस छोटे से एलिमेंटल सिलेंडर की रेजिस्टेंस लिखना चाहूँ डी आर, तो हो जाएगी रो, लेंथ कितनी है कि डी आर, क्योंकि हम ए से बी जा रहे हैं ना। भाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो गया? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा इस पूरे एलिमेंटल सिलेंडर का एरिया, मतलब कितना, ये पूरा है 2 पाई आर, और ऐसे एच हाइट तक उठा हुआ है ये पूरा, तो 2 पाई आर एच हो जाएगा। ठीक है, नहीं समझ में आया तो इसको दोबारा से देखना एक बार, थोड़ी देर बाद वीडियो वाइंड करके, तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं कह रहा हूँ, फिर से समझा रहा हूँ कि इसका, अगर मैं जो छोटा सा एलिमेंट है इसका अगर मैं लेंथ बोलूँ, तो लेंथ है तुम्हारी ये डी आर, दिख रही है। और एरिया कितना होगा भाई, ये वाला पूरा, ये देखो, ये इस तरीके से इस पूरे सर्कल का नीचे से होगा 2 पाई आर एच, सॉरी 2 पाई आर, और ये कितनी हाइट तक उठा हुआ है, एच तक, तो 2 पाई आर एच हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तो ये हो गया, तुमने डी आर लिख लिया भाई, अब तो कुछ बचा ही नहीं भाई, इंटीग्रेट कर दो। आर की लिमिट दोगे कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेकर के, सर जीरो नहीं, शुरुआत कहाँ से हो रही है मटेरियल की, R1 से, है ना, ये ए जो है ये R1 पर है ना, R1 से लेके R2 तक, तो लिमिट दोगे तुम R1 से लेके R2 तक, आर हो जाएगा तुम्हारा रो बाय 2 पाई एच, बाहर इंटीग्रेशन डी आर बाई आर, लिमिट R1 से R2, ये बनेगा तुम्हारा रो बाय 2 पाई एच इंटू LN R, इसका इंटीग्रेशन हो गया जीरो, सॉरी R1 से R2, ये जाएगा रो बाय 2 पाई एच LN R2 माइनस LN R1, लॉग एम माइनस लॉग एन होता है लॉग एम बाई एन, तो रो बाय 2 पाई एच LN R2 बाय R, ये हो जाएगी तुम्हारी रेजिस्टेंस की वैल्यू। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलो, इसको क्लियर करने के लिए मैं एक एग्जांपल और करा देता हूँ, बाकी तुम कोई अच्छी बुक से कर लेना, बाकी इससे ज्यादा इसमें जरूरत नहीं है। ठीक है, अब सपोज तुम्हारे पास एक स्फीयर है, पहले मैं फिगर बना लूं फिर समझाता हूँ। ठीक है, एक स्फीयर है जो कि अंदर से हॉलो है, बट ये पूरा मटेरियल है। ठीक है, और कंफ्यूज मत होना, ये डिस्क विस्क नहीं है, स्फीयर है, मतलब 3D में है, स्फीयर। ठीक है, ये अंदर वाले का रेडियस हो गया R1, बाहर वाले का रेडियस हो गया R2। ठीक है, अब हमने ये पॉइंट को बोल दिया ए, ये हो गया बी, वही आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी क्या होगा। अब क्या करोगे भाई, फिर वही यहाँ से कुछ, सॉरी मैं राइट से ले लेता हूँ, यहाँ से कुछ, सॉरी सेंटर से कुछ आर दूरी पर आओगे, और एक, अगर ये स्फीयर है तो एलिमेंट कैसा लेंगे, एलिमेंट भी हमें स्फीयर लेना पड़ेगा, इस तरीके का एक एलिमेंट लोगे, एक स्फीयर। ठीक है, और ये होगा कुछ थिकनेस का, बना रहा हूँ तो मैं सब कहता हूँ, इधर क्लियर बना लूँ यार, सब यार। ठीक है, एक स्फीयर लिया, है ना, समझ रहे हो, बॉल टाइप की स्फीयर, डिस्क नहीं है, कंफ्यूज मत होना। तो एक कॉन्सेंट्रिक स्फीयर हमने लिया जिसकी थिकनेस है कुछ डी आर। ठीक है, तो अब तुम यहाँ से देखोगे, अगर थोड़ा सा विजुलाइज करोगे, अगर मैं इस छोटे से स्फीयर की डी आर रेजिस्टेंस लिखना चाहूँ डी आर, तो वो होगी रो, इसके लिए लेंथ क्या होगी, वही थिकनेस, यहाँ से यहाँ तक जा रहा हो तो डी आर थिकनेस, क्योंकि हर बार ऐसे इस तरीके से तुम कर रहे हो ना, बस इसको अगर मैं खोल के रख दूं तो इस तरीके से यहाँ से काट दूं,
तो ये इस तरीके से एक लाइन टाइप का बन जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो? इसको मैं खोल के डाल दूं, अगर यहाँ से काट दूं और खोल दूं, तो इस तरीके का एक लाइन टाइप का बन जाएगा। ठीक है, और इसमें हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं। ये है तुम्हारा ए, यहाँ है बी, तो ये है तुम्हारा डी आर जो हमने एलिमेंट लिया था। और इसका एरिया कितना होगा, क्या ये नहीं होगा, है ना? इस स्फीयर का अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो एरिया कितना होगा तुम्हारा, इस पूरे स्फीयर का अंदर का एरिया। अच्छा, स्फीयर का एरिया क्या होता है भाई, स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है? स्फीयर का एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो इसका क्या हो जाएगा, 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। ठीक है, स्फीयर का सरफेस एरिया, बस ये कर दिया। रो एल बाय ए लिख लिया। अब क्या करना है, इंटीग्रेट करना है जीरो से, सॉरी, R1 से R2 वैल्यू रखनी है आर से। तो मैं जरा कांस्टेंट चीजें बाहर निकाल लूँ, रो बाय 4 पाई बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन dr/r² आएगा, R1 से R2, ये R के बराबर हो गया, होगा R इक्वल टू रो बाय 4 पाई इंटू में 1/r² का इंटीग्रेशन होगा -1/r, वैल्यू रखोगे R1 से R2 तक, तो रो बाय 4 पाई इंटू में आएगा -1/r2 माइनस माइनस 1/r1, यानी कि 1/r1 माइनस 1/r2, 1/r1 माइनस 1/r2, रो बाय 4 पाई। बस इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा, रो बाय 4 पाई, R1 R2 एलसीएम हो जाएगा, अंदर आएगा R1 R2 एलसीएम लेने पर इधर आएगा R2 माइनस R1। ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। तो ये होगी तुम्हारी रेजिस्टेंस। ठीक है, इस तरीके से कोई भी कंडक्टर अगर तुम्हें गिवन हो तो उसकी तुम रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, काफ़ी चीज़ें हमने आज समझ ली। ठीक है, तो आई होप तुम्हें आज जितना समझाया समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, साथ साथ तुम टाइम टाइम डाल देना कि किस पॉइंट पे तुम्हें वो डाउट आया था। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना यार, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और अगर तुमने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्टडिंग। बाय।